स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग को पढ़ना है परीक्षण। तो देखिए परीक्षण क्या होता है, परीक्षण में क्या होता है हमें ये देखना होता है। तो देखिए हम परीक्षण कैसे करते हैं, हमारा कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है। हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए बाहर से कोई वस्तु हम खरीदते हैं। अब वो जो वस्तु हम खरीद के ला रहे हैं, हमने उसे जिस कार्य के लिए खरीदा है वो उस कार्य को बढ़िया से कर रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वो परीक्षण में अच्छी है। लेट सपोज हम एक मार्केट से हम एक पेन खरीद के लाते हैं। तो जो पेन होता है, पेन का कार्य क्या होता है? लिखना होता है कार्य, ठीक है। अब लिखना पेन का कार्य होता है, लेकिन लिखने से संबंधित आपके कई सारे फैक्ट्स होते हैं कि देखिए आपका जो पेन है वो लिखना तो चाहिए, नो डाउट लिखना कार्य कर रहा है, उसके लिए तो पेन आपका है ही है। अब देखिए लिखते समय उसमें जो फ्रिक्शन है, जो भी उसमें घर्षण होता है वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका घर्षण नहीं होना चाहिए। और क्या करें, आप उसे स्पीड में लिख सके। ऐसा होता है ना कि कुछ पेन से आप लिखते हैं तो आपको क्या करता है, आपको क्या होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगता है। और कुछ पेन से आप करते हैं तो आपको जो समय होता है वो कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग से जो फ्लो होता है वो अच्छा होता है। आपका एक ये भी आपकी एक कंडीशन होती है कि पतला लिखे या मोटा लिखे, ठीक है। तो ये भी सारे आपके फैक्ट्स होते हैं। तो देखिए जो वस्तु हम मार्केट से खरीद रहे हैं और जो उसके फीचर में है और उन फीचरों में वो वस्तु अगर खरी उतर रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो वस्तु जो है वो क्या है, परीक्षण में अच्छी है। अब आइए परीक्षण के बारे में हम कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। देखिए परीक्षण से आशय ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के अंकन से। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें परीक्षण की जो प्रक्रिया है हम उसमें ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब को हम क्या करते हैं, हम अंकन करते हैं हम, ठीक है। तो जो परीक्षण की जो प्रक्रिया होती है इसमें इन सभी फैक्ट्स का क्या होता है, इन सभी फैक्ट्स का मापन होता है आपका परीक्षण की प्रक्रिया में। अब आइए इसी में पढ़ते हैं। तो देखिए ये परिभाषा दी हुई है क्रोनबेक के अनुसार। क्रोनबेक के अनुसार परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो हम उनका व्यवहार के अध्ययन की जो तुलना करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उनके बीच में तुलना करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम परीक्षण कहते हैं। परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों जैसे योग्यताओं, ठीक है, विभिन्न पक्ष आपके योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्ति संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। तो परीक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्ति संबंधी विशेषताओं का हम क्या करते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का अध्ययन करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, उत्तम शिक्षण की विशेषताओं को हमें देखना है। तो उत्तम शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उन्हें दो रूपों में बांटा गया है। एक है तकनीकी विशेषताएं, दूसरी है व्यवहारिक विशेषताएं। तो देखिए जो तकनीकी होती है वो मतलब टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, मतलब जो भी हम जिस भी वस्तु का हम परीक्षण कर रहे हैं वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है। और मतलब व्यवहारिक विशेषताओं में क्या होता है कि हम जब हम उन्हें यूज करते हैं
तो जो व्यक्ति उसे यूज करता है, जो व्यक्ति जो प्रयोग करता है, उसके लिए कितना सुगम है, उसके लिए कितना सुगम है, ये हमें देखना है। तो देखिए जो तकनीकी विशेषताएं हैं, तो इसमें है पहला वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति, मानक। और व्यवहारिक विशेषताओं में है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत, और चौथा है आपका सुगमता। तो ये सारी ही जो विशेषताएं हैं हम इनको अभी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनमें वैधता और विश्वसनीयता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वैधता ये हमें बताती है यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का प्रमुख गुण है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कोई बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और वो उसी गुण का मापन करती है जिसके लिए उसे खरीदा गया है। अब जैसे आपका आरटीपीसीआर जो टेस्ट करने वाली जो मशीन होती है, तो आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग मशीन होती है वो क्या करती है, वो कोरोना की जांच करती है। तो अगर वो उस जांच में अगर फेल नहीं होती है, उस जांच में फेल नहीं होती है और उस जांच का रिजल्ट हमें एक्यूरेट देती है, तो वो मशीन बढ़िया है। मतलब वो वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए क्या है, बढ़िया है। अगर हमने जो उसको काम दिया है और उस काम में वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, चाहे आप आरटीपीसीआर ले लीजिए, चाहे आप रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ले लीजिए। तो देखिए जो आपकी आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग होती है, तो वो आपकी अगर कोरोना की जांच में अगर बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो वो फिर हमारे लिए बढ़िया है। अब देखिए जो आपका विश्वसनीयता का गुण है वो क्या है, यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और व्यक्ति प्रत्येक बार समान अंक अर्जित करे तो यह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति की बार बार परीक्षा ली जाती है और बार बार जब हम परीक्षा उसकी लेते हैं तो उसके जो प्राप्तांक होते हैं, वो जो पहली बार में जो प्राप्तांक आए थे वो बार बार क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। मतलब आगे पीछे 1-2 नंबर का इधर उधर हेरफेर हो सकता है, 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज आपकी 100% रिलायबल नहीं हो सकती है, 100% विश्वसनीय नहीं हो सकती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और बार बार वो सेम अंक अर्जित कर रहा है, समान अंक अर्जित कर रहा है, तो हम उसके इस गुण को क्या कहेंगे, विश्वसनीयता का गुण कहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये दोनों परिभाषाएं नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए इन आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जांच कोई भी विद्यार्थी को हर बार उतने ही अंक प्राप्त होने चाहिए जितने कि उसे प्राप्त होते हैं, या फिर इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि जैसे आपके सब्जेक्ट के टीचर ने जब आपकी कॉपी जो चेक की है तो उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं, अगर कोई दूसरा टीचर भी अगर आपकी कॉपी चेक करता है तो आपके उतने ही मार्क्स आपको मिलने चाहिए। मतलब आपका जो लिखा हुआ जो उत्तर है वो उसमें इतनी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इतनी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उसका जो जवाब है वो प्रत्येक को सटीक लगे, प्रत्येक को बराबर अच्छा लगे। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब उसका जवाब दे रहे हैं, जब आप अपने प्रश्नों का उत्तर जब आप दे रहे हैं, तो उसमें इतनी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट टीचर के अलावा आपकी कॉपी कोई भी चेक करे तो आपको जितने मार्क्स आपके सब्जेक्ट टीचर के थ्रू मिले हैं उतने ही मार्क्स आपको किसी भी टीचर के द्वारा कॉपी चेक करने पर मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए विभेदन शक्ति। ठीक है, विभेदन शक्ति क्या होती है?
विभेदन शक्ति से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा मेधावी, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी हद तक अंतर किया जा सके। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अलग अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का क्या योगदान रहा। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो देखिए कुछ क्वेश्चंस की जो कैटेगरी होती है, कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से कैटेगराइज करके रखा जाता है कि ऐसा मानना होता है जो आपके प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा होता है उसका ऐसा मानना होता है कि भाई मुझे कुछ प्रश्न ऐसे रखने हैं कि जिसके आंसर क्लास में 4-5 के अलावा और कोई ना कर पाए, 4-5 स्टूडेंट्स के अलावा कोई ना कर पाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एक अलग अलग क्रम में विभाजित कर सकते हैं कि एक सामान्य बच्चा होगा, एक विशिष्ट बच्चा होगा और एक पिछड़ा हुआ बच्चा होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है विभेदन शक्ति में। आपके प्रश्न पत्र पर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके 4-5 बच्चों के सिवा और कोई नहीं कर पाता है, और जब वो पूरी क्लास नहीं करती है तो वो प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन रहता है वो क्या करता है, वो वही क्वेश्चन जो होता है जो होशियार बच्चे को और सामान्य बच्चे को और पिछड़े बच्चे को क्या करता है, अलग अलग समूहों में बांट देता है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी विभेदन शक्ति है इसी में हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं अभी। तो आइए बच्चों, विभेदन शक्ति में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो परीक्षण मदों की विभेदीकरण की क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई के स्तर का पता चलता है। तो देखिए जो परीक्षण मदों में जो आपके क्वेश्चन जो आपके सेलेक्ट होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, और ये देखा जाता है कि जो छात्र हमारे सामने जो एग्जाम देने के लिए बैठा है वो उसकी बुद्धि लब्धि का है कि नहीं, उसके स्तर का है कि नहीं। तो उसके स्तर को, उसकी बुद्धि लब्धि को, ये सारी चीजों के बारे में जान करके ही जो प्रश्न होते हैं वो स्तर के अनुरूप रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि सभी स्तर के छात्रों का परीक्षण किया जा सके। ठीक है, आप देखिए मानक। ठीक है, तो देखिए मानक क्या होते हैं। मानकों का प्रयोग व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है। व्यक्ति की एक समूह में व्यक्ति किस रैंक का है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मानक स्टैंडर्ड्स का, नॉर्म्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन की योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें योग्यता समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करने के लिए, ठीक है, समूह के अन्य व्यक्तियों से समूह के, ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, उत्तम परीक्षण की जो हमने तकनीकी विशेषताएं जो पढ़ी थी, अब हम लोग इसकी व्यवहारिक विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो क्या है, उद्देश्य पूर्णता। ठीक है, तो जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो मेन टारगेट ये होता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। और परीक्षण करने से नहीं अगर उद्देश्य पूरा हो रहा है तो वह वस्तु बेकार है। हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर दूसरी वस्तु को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। मतलब जैसे क्या है कि आपको मैंने पेन का एग्जाम्पल बताया था मैंने पहले, कि अगर आपको पेन की जरूरत है तो पेन से आपका क्या उद्देश्य होता है, आपका सीधा सा एक पर्पस होता है कि आपको पेन से केवल लिखना होता है।
अब लिखते समय क्या होना चाहिए कि लिखते समय जो हमारा जो पेन है वो स्मूथ चले, अच्छा चले, थोड़ा मोटा लिखे, थोड़ा बोल्ड अक्षरों से लिख सके उसको हम उस पेन की सहायता से। अगर वो पेन आपका वो पर्पस पूरा नहीं कर रहा है तो उस पेन को आप फेंक दीजिए, आप दूसरा पेन खरीदिए। तो ये मतलब है यहां पर। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक उत्तम परीक्षण के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। हर परीक्षण के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी होता है। अतः परीक्षण की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं। हमें परीक्षण में ये हमको देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, हमारा वो उद्देश्य उस परीक्षण के माध्यम से पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है, ये हमको देखना चाहिए, जिसके लिए इसका निर्माण किया जाता है, जिसके लिए परीक्षण की विधि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए परीक्षण की व्यापकता की बात कर लेते हैं। तो देखिए व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार के पदों या प्रश्नों को स्थान दिया जाना चाहिए कि वह उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का पालन कर सके, अर्थात वह व्यवहार का विस्तृत रूप से प्रतिदर्श कर सके। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि अपने हर प्रकार की लक्ष्य की पूर्ति कर सके। तो आप वीडियो को पॉज कर लिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा समय एवं कीमत। तो देखिए हमारा जो परीक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग दोनों टाइप का होना चाहिए। हम परीक्षण अगर कर रहे हैं तो हमारा जो फंडिंग है वो कम से कम हमारी लगे, जो हमारा जो पैसा है वो कम से कम प्रयोग में आए, और जो है समय की भी हमारी बचत होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो हमारा परीक्षण होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि अभी इस समय देश में दुनिया में सब जगह पे कोरोना चल रहा है। तो कोरोना में दो टाइप की टेस्टिंग होती है। एक होती है आरटीपीसीआर टेस्टिंग, जिसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है वो एक दिन के बाद आती है। एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो तुरंत आ जाता है, उसमें टेस्ट का रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तो क्या होता क्या है कि अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रैपिड एंटीजन में और आरटीपीसीआर में रैपिड एंटीजन ज्यादा बेटर है, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो होती है वो ज्यादा बेटर नहीं है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग ज्यादा बेटर होती है। लेकिन बेनिफिट रैपिड एंटीजन में यह है कि रोगी संक्रमण के करीब में आया है या नहीं आया है, ये हमको उससे तुरंत पता चल जाता है। ये हमें तुरंत पता चल जाता है, जैसे ही टेस्टिंग होती है उसके टेस्टिंग के थोड़ी देर बाद उसमें रिजल्ट आ जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी जो टेस्टिंग हो, जो हमारा परीक्षण हो, वो 100% एक्यूरेट हो, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता, बहुत ज्यादा शुद्धता होनी चाहिए, और टाइम और कॉस्ट दोनों की बचत होनी चाहिए। तो ऐसा जो परीक्षण होता है वही परीक्षण हमारे लिए बढ़िया होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। परीक्षण के लिए समय की सीमा निश्चित की जाती है। वह परीक्षण उत्तम परीक्षण माना जाता है जो कम धन एवं कम समय में परीक्षार्थियों की उपलब्धियों का मापन कर सके। कम कीमत में अच्छी प्रकार निर्मित परीक्षण हमेशा लाभप्रद होता है। ठीक है, अब देखिए सुगमता क्या रिप्रेजेंट करता है। सुगमता से आशय ये है कि हम जो भी परीक्षण कर रहे हैं तो उससे तो हमें क्या है कि परीक्षण अगर हमें किसी छात्र का करना है तो जो हमारे पास जो मशीनरी होनी चाहिए परीक्षण की, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हर कोई उसे यूज कर सके। यही उसकी क्या है, सुगमता। मतलब प्रयोग में क्या होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। प्रयोग में आसानी होना ही क्या है, सुगमता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई टेस्टिंग की जा रही है, कोई परीक्षण अगर हो रहा है तो परीक्षण इतना डेंजरस है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। उस परीक्षण को एक नॉर्मल इंसान उसको
ठीक से परीक्षण उसमें नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परीक्षण इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि उसके लिए बहुत ज्यादा हाई स्किल की जरूरत ना हो, साधारण आदमी भी उस परीक्षण को कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण है। परीक्षण प्रशासन, अंकन एवं व्याख्या की दृष्टि से सुगम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो हमने पढ़ा है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये कठोरता, ये थोड़ा सा अलग है। और परीक्षण में कभी भी कठोरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कठोरता जो होता है वो परीक्षण का गुण नहीं है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें हमें गलत चूज करना था, तो आपका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपर्युक्त सभी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। उत्तम परीक्षण की व्यावहारिक विशेषताएं, हमारी जो विशेषताएं थी उत्तम परीक्षण को लेकर के, दो तरीके की विशेषताएं थी। एक व्यावहारिक विशेषता और दूसरी थी तकनीकी विशेषता। तो तकनीकी तो यहां पर व्यावहारिक विशेषता से क्वेश्चन है कि उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्यता, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।